करनी हो तो उसे पैसे चाहिए होंगे। क्या उसके पास इसके पैसे हैं? अगर उसे चाहिए तो वो उसे बात कर सकता है, वो उसे कुछ पैसे दे सकता है। वोनवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने क्लिनिक के बारे में याद करते हुए कहने लगा कि उसके पास इनफ पैसे हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। ह्वाबोक ने ह्वाफेन के कान में फुसफुसा कर पूछा कि क्या उस छोटे गांव में इतने सारे पेशेंट्स हैं? ह्वाफेन ने कहा कि उसने सुना था कि वहां बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन वोनवा उनसे पैसे नहीं लेता। वो अपना खाना खाते हुए बोलता है कि शायद वो रूमर्स सच होंगे। ह्वाबोक ने पूछा कि कैसे रूमर्स? ह्वाफेन ने बताया कि उसने सुना था लेफ्टिनेंट चो को टिटेनस हुआ था, लेकिन वोनवा ने उन्हें क्योर कर दिया था। टिटेनस की बात सुनकर ह्वाबोक पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो पूछने लगा कि लेकिन टिटेनस तो एक ऐसी बीमारी है ना जिसे क्योर नहीं किया जा सकता। वाफेन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि इसीलिए वो उन रूमर्स को इग्नोर कर रहा था। उसने लेफ्टिनेंट चो को उस विलेज के अंदर बाहर आते जाते भी देखा था। वाबुक ने पूछा कि क्या उसने ये अपनी आंखों से देखा था। वाफेन ने बताया कि वोनवा सोल्जर्स और ऑफिशियल्स के बीच भी काफी फेमस है। उसे लगता है कि वोनवा ने काफी लोगों को बचाया होगा। वाबुक पूछने लगा कि क्या सही में? वाफेन ने उसे खुद से थोड़ा सोचने को कहा और पूछा कि वैसे तो सॉन्ग के जैसे काफी सारे ग्रेट फिजिशियंस हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर लेफ्टिनेंट चो वोनवा से मिलने क्यों जाएंगे? जब उसका बड़ा भाई टिटेनस से मरा था तो फिजिशियन सॉन्ग भी कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर वोनवा ने उनका टिटेनस ठीक कर दिया हो तो इन सारी बातों का सेंस बनने लगता है। चाहे जो भी हो, टिटेनस हो या कुछ और, लेकिन वोनवा ने जरूर ऐसा कुछ क्यूर किया है जो फिजिशियन सॉन्ग नहीं कर सकते। उसकी बात पर ह्वाबोक भी दंग रह गया। वाफेन ने आगे बताया कि रूमर्स तो ऐसे भी है कि फिजिशियन बोंग वोनवा से मेडिकल आर्ट्स सीख रहे हैं। इस पर ह्वाबोक सरप्राइज होकर पूछने लगा कि क्या वो उस फिजिशियन बोंग की बात कर रहा है जो चाओ काउंटी के 3 बेस्ट फिजिशियंस में से एक है? वाफेन ने कहा कि वो उसी फिजिशियन बोंग की बात कर रहा है। अगर ये सारे रूमर्स सच निकले तो इसका मतलब होगा कि वोनवा की स्किल्स फिजिशियन सॉन्ग और बोंग से भी बेहतर है। ह्वाबोक ने कहा कि वोनवा सच में काफी टैलेंटेड है, लेकिन ये अफसोस की बात है। अगर वो स्कॉलर बनता तो उनकी फैमिली वेल्थी बन जाती। वाफेन ने कहा कि उसके हिसाब से ये अच्छा हुआ कि वोनवा ने मेडिकल आर्ट्स चुना, क्योंकि चाओ काउंटी की सारी ऑफिशियल्स पोजीशंस जो फैमिली के पास है, वोनवा के लिए वहां सक्सेसफुल होना मुश्किल होता। वाबॉक ने कहा कि अब उसका पेट भर चुका है, इसलिए वो बुक्स पढ़ने जा रहा है। उसे कम से कम अगले साल के रिजल्ट के लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। वाफेन ने जाते हुए वाबॉक को देखकर सोचा कि वो अब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। उसे यकीन है कि बाद में वो भी वोनवा के डिसीजन को एक्नॉलेज करेगा। फिर वो सोंगा मर्चेंट ग्रुप के बारे में सोचने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो बार वाला आदमी जिसने ऑलमोस्ट अपने दोस्त को मार डाला था, उसकी सरनेम भी सॉन्ग ही थी। उसका नाम था जोंग पन सॉन्ग। तो इसका मतलब वो सोंगा मर्चेंट ग्रुप से ही था। तभी जोंग पंग के आगे एक सर्वेंट ने ग्रीट करते हुए कहा कि उन्हें मिलने हुआ फैमिली से कोई वोनहुआ आया है। उसका नाम सुनकर जोंग पान सरप्राइज्ड हो गया। उसने सोचा कि हुआ फैमिली कोई इतनी भी खास नहीं है, लेकिन तभी उसे वो बार वाला इंसिडेंट याद आता है। वो इरिटेट होकर सोचने लगा कि आखिर वोनहुआ यहाँ क्यों आया होगा। उसने तो उसी वक्त उसे इनफ पैसे दे दिए थे। उसके अपने कमीने डोएस्ट और उस कमीनी औरत के साथ रिलेशंस भी बिगड़ गए थे। उस इंसिडेंट की उसके पास बस बुरी मेमोरीज ही हैं। उसने उसे याद ना करने की भी कोशिश की, लेकिन अब ये यहाँ क्यों आ गया? उसने चेहरे पर झूठी स्माइल दिखाते हुए वोनवा को वेलकम किया। वो मन ही मन सोच रहा था कि परहैप्स वोनवा ये जानने के बाद कि वो एक मर्चेंट ग्रुप है, उनसे पैसे मांगने आया होगा। उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। जोंग ने चाय निकालते हुए पूछा कि उसका यहाँ आना क्यों हुआ। वोनवा ने उसे बताया कि वो सॉ विलेज के नजदीक एक अबैंडन्ड माइन बोरो करने की सोच रहा था, और उसने सुन था कि उसे सोंगा मर्चेंट ग्रुप ओन करता है। जोंग ने उस अबैंडन्ड माइन को याद करते हुए कहा कि लेकिन अगर वो उसे बोरो करके वहां सोना ढूंढ भी ले तो शायद वो उसे अपने लिए क्लेम नहीं कर सकता। वोनवा ने उसे बताया कि उसने सोचा कि अबैंडन्ड माइन मेडिसिन रखने के लिए एक ग्रेट जगह होगी, क्योंकि मेडिसिन टेम्परेचर से सेंसिटिव होती है। जोंगपन सोचने लगा कि ये अचानक यहां आकर माइन खरीदना चाहता है, तो क्या उसे ये टेस्ट करना चाहिए कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। उसने वोनवा के सामने कुकीज दिखाते हुए उसे नाश्ता करते हुए बात करने को कहता है। वोनवा भी उसकी बात मानकर एक कुकी उठाकर खाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये हनी है, क्योंकि इस ईरा में शुगर तो है नहीं, इसलिए ये पक्का हनी ही होगा। वो खुश होकर उसे खाते हुए सोचने लगा कि उसे कुछ मीठा खाए काफी वक्त हो चुका था। वहीं जोंग पान उसे देखकर सोच रहा था कि जिस हिसाब से ये मीठा खाकर खुश हो रहा है, वो अंदाजा लगा सकता है कि आगे क्या होगा। वोनहुआ उस दिन की बात याद करने लगा जब जोंग ने कहा था कि वो उसका ये डेट किसी दिन जरूर रिपे करेगा। तभी जोंग ने कुछ प्राइस सोची और कहा कि उसे इसके लिए हर महीने 100 कॉइन्स चाहिए होंगे। उसका प्राइस सुनकर वोनवा के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि 100 कॉइन हर महीने, ना कि हर साल। उसने वहां से उठ खड़े होते हुए कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जोंग पान भी उसे ठीक है कहता है और मन ही मन सोचता है कि क्या ये प्राइस कुछ ज्यादा था।
वोनवा वहां से जाते हुए सोचने लगा कि ये क्या घंटा रिपे करेगा। हर महीने के 100 कॉइन्स के हिसाब से तो वो किसी को माइन खोदने के लिए ही हायर कर लें। उसके जाते ही जोंगपन ने चैन की सांस लेकर मुस्कुराते हुए सोचा कि तो ये ऐसे ही चला गया। उसे ये थोड़ा बॉदर कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे गरीब फैमिली के साथ रिलेशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें वोनहुआ का क्लिनिक दिखाई देता है। वो अंदर आते हुए कहता है कि वो वापस आ गया। वो अभी भी काफी गुस्से में लग रहा था। इंचो ने उसका चेहरा देखकर कहा कि शायद उसकी डील अच्छी नहीं गई। वोनहुआ चिढ़ते हुए कहने लगा कि जोंगपान उसे बिल्कुल इडियट की तरह ट्रीट कर रहा था। तभी इंचो ने उसकी तरफ एक बक्सा बढ़ाते हुए कहा कि ये प्योचुंग ने उसके लिए भेजा था। वोनहुआ ने सोचा कि तो आखिरकार ये आ ही गया। उसके अंदर रखे सामान को देखकर उसने मन ही मन कहा कि ये तो उसने सोचा था उससे भी बेहतर है। इंचो ने बताया कि प्योचुंग ने कहा था कि वो बारी बारी से एक एक सामान भेजेगा और उसे कोई दिक्कत ना हो तो उसे बनाना जारी रखेगा। वोनहुआ ने खुशी से अपना नया इक्विपमेंट देखते हुए कहा कि हाँ, इतना ही काफी है। उसने सोचा कि उसे ओबो को इसे यूज करना सिखाना होगा। ओबो उसे असिस्ट कर सकता है। अगर वो लोग प्रिसाइज ऑपरेशन कर पाए तो वो आसानी से उसकी मां पे गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वोनहुआ घर पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो सीधा अपनी मां से मिलने जाता है। वो उनसे पूछने लगा कि अब उनकी तबीयत कैसी है। उन्होंने बैठते हुए कहा कि वो पहले से बेहतर है। वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बताई हुई मेडिसिन काफी अच्छी है। वोनहुआ को भी ये सुनकर राहत हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर वो उनको चेक करके देखेगा। वो उनकी स्टमक पे प्रेशर देते हुए पूछने लगा कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। मैडम हुआ ने कहा कि उन्हें थोड़ा स्टिफ फील हो रहा है। वोनहुआ उनके स्टमक पे अलग अलग ऑर्गन्स पे प्रेशर देकर फीडबैक लेने लगा। तभी उसकी मां दर्द से कराह उठी। वो पूछने लगी कि ये इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। वोनहुआ सोचने लगा कि क्या ये इंटेस्टिनल इस्कीमिया है। ये कॉम्प्लिकेशंस इतनी जल्दी कैसे आ गई। उनका लिवर ठीक से बाइल यानी कि पित्त नहीं निकाल रहा और इसकी वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिफ हो चुका है। ये दिक्कत सिर्फ कोलेसिस्टाइटिस से नहीं हो सकती। इसके पीछे पक्का कोई और रीजन है। क्या ये लिवर से रिलेटेड हो सकता है। इतना सोचकर उसने जैसे ही लिवर पे प्रेशर दिया, उसकी मां दर्द से चीख उठी। वोनहुआ ने उन्हें स्टमक पे लेटने को कहा। उसने उनकी पीठ चेक करते हुए सोचा कि ये तो वाकई में सूज चुका है। ये तो फैटी लिवर के सिम्टम है। गॉल ब्लैडर से निपटना पहले से ही मुश्किल था और अब उनका लिवर भी ट्रबल में आ चुका है। इसी की वजह से उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही है। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या वो थकान महसूस करती है। मैडम हुआ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दिक्कत क्या है, लेकिन वो चाहे जितना भी सो लें, उन्हें हमेशा थकान ही महसूस होती है और साथ ही पूरा बदन भी दर्द करता है। फिर वोनहुआ ने उनके पैर पे प्रेशर देकर चेक करने लगा। उसकी मां ने दर्द से कराहते हुए कहा कि उन्हें वहां थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। वोनहुआ ने मन ही मन कहा कि उनका लिवर सूज जाने की वजह से उससे और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड मेरिडियंस भी दर्द करने लगी है। उसने अपनी एक्यूपंक्चर नीडल निकाली और उसे उनके पैर में लगाते हुए सोचने लगा कि इससे उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा, लेकिन यह मुश्किल होगा। अगर उनकी किस्मत रही तो 6 महीने में, वरना तो सिर्फ 3 महीनों में ही उन्हें अक्यूट यानी कि तीव्र के दौरे पड़ने लगेंगे। लेकिन उनका लिवर अचानक से खराब क्यों हो गया। उसे इसका कारण पता लगाना होगा ताकि वो इसे और बिगड़ने से रोक सके। तभी वहां पर कुछ लेकर एक मेड आ जाती है। उसने वोनहुआ को कहा कि अब मैडम का दवाई लेने का वक्त हो चुका है। वोनहुआ ने उसकी ओर देखा और पूछने लगा कि क्या वो उनसे बात कर सकता है। कमरे से बाहर निकलकर उसने मेड से पूछा कि क्या उसकी मां अल्कोहल पीती है। उसकी बात सुन वो मेड चौंक गई। वो घबराते हुए मना करके कहने लगी कि नहीं नहीं, वो अल्कोहल नहीं पीती। वोनहुआ को पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है। उसने मन ही मन कहा कि इस ईरा में अल्कोहल पीने वाली औरतों को अच्छा नहीं माना जाता। अगर वो अल्कोहल पीती है तो साथ ही साइड स्नैक्स भी खाती ही होगी। उसने मेड से पूछा कि वो साइड स्नैक में क्या खाती है। मेड ने बताया कि वो काफी सारा पोर्क फैट खाती है। ये सुनकर वोनहुआ के होश उड़ गए क्योंकि ये एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन था। उसने अपना सिर पिट लिया और सोचा कि अल्कोहल के साथ इतना ज्यादा फैट खाएगी तो ऑफकोर्स उन्हें फैटी लिवर तो होगा ही। वो कमरे के अंदर जाकर अपनी मां को कुछ समझाने लगा। उसने बताया कि अब से कुछ टाइम के लिए उन्हें अल्कोहल पीना या मीट खाना अलाउड नहीं है। उसकी मां ने झेपते हुए कहा कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने कभी कभार मीट तो खाया है लेकिन अल्कोहल कभी नहीं। वोनहुआ ने कहा कि अब से उन्हें पोर्क फैट खाना भी अलाउड नहीं है। उसने अपनी मां से मुस्कुराते हुए कहा कि अल्कोहल पीने में कोई शर्म वाली बात नहीं है और उन्हें इसे छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें यह छोड़ना होगा वरना उनकी हालत और खराब हो जाएगी। और उन्होंने स्नैक के लिए पोर्क ही क्यों चुना। वो जल्द ही काफी सारे पैसे कमाएगा और उन्हें और बढ़िया मीट खिलाएगा। उसकी मां झेपते हुए हाँ में जवाब देती है। उन्हें इतना समझाकर वो कमरे से निकलते हुए सोचने लगा कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उन्हें सर्जरी करनी है तो उसे जल्द ही ओबो को ट्रेन करना होगा।
थोड़ी देर बाद वनवा थैले में स्पाइक्स लिए चौ मैंशन पर पहुंच गया। उसने याद करते हुए मन ही मन कहा कि उसके ये कहने पर भी कि उसके लिए इनर एनर्जी सीखना इनफ है, इंचो की माँ उसे हर बार पैसे देने लगती है। अब तो उन्हें हर बार रिजेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। अब अगर उन्हें ट्रीटमेंट की फीस देनी ही है तो उसके पास भी इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। उसे कुछ तो बदले में देना ही होगा। वो एक्सक्यूज मी कहते हुए जो रेजिडेंस में एंटर हुआ। इंचो की माँ ने उसे वेलकम किया, वहीं वोनहुआ भी उनके हाल चाल पूछने लगा। फिर मैडम चो ने उसके थैले को देखते हुए पूछा कि वो ऐसी अजीब चीजें लेकर क्यों आया है। वोनहुआ ने कहा कि ये बैंडिट्स के द्वारा बिछाए गए आयरन ट्रैप्स हैं। लेफ्टिनेंट चो को इस पे पैर रखने की वजह से ही टेटनस हुआ था। मैडम चो उन स्पाइक्स को देखकर गुस्से से भर गई। उन्होंने वोनहुआ से पूछा कि उसके इन डिस्गस्टिंग चीजों को यहां लाने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। वो वजह क्या है? टेबल पे बैठकर चाय पीते हुए वोनहुआ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि चो फैमिली उससे ये खरीद लेगी। उसकी बात पर मैडम चो हैरान हो गई। वोनहुआ ने बताया कि अगर इन्हें पहाड़ों पे ही छोड़ दिया गया तो ये और लोगों के लिए खतरा बन जाएगा और टेटनस के पेशेंट्स भी बढ़ सकते हैं। वो इसे ब्लैकस्मिथ को भी बेच सकता है, लेकिन उसे उम्मीद है कि चौ फैमिली उससे ये थोड़ी ज्यादा कीमत पे खरीद ले। उसे हर बार पेमेंट रिजेक्ट करना अजीब लगता है